नमस्कार, गणतंत्र दिवस देख रहे हैं आप। आपके साथ हूं मैं छवि फागड़ा। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। चित्तौड़गढ़ से बड़ी खबर है, अपराधियों का सहयोग करने पर कांस्टेबल निलंबित। जी हां, पुलिस अधीक्षक राजेंद्र दुष्यंत ने जारी किए हैं इसके आदेश। और अब देखिए, सदर निम्बाहेड़ा थाने में तैनात है ये कांस्टेबल। 2 इनामी बदमाश को भी डिटेन किया गया है और इनामी बदमाश राजेंद्र गाडरी और अशोक विश्नोई को डिटेन किया है। और यहां पर पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। तो देखिए किस प्रकार से चित्तौड़गढ़ में अपराधियों का सहयोग करने पर कांस्टेबल को निलंबित कर दिया गया है। और उसके अलावा पुलिस अधीक्षक राजेंद्र दुष्यंत ने इसके आदेश जारी करते हुए निलंबित किया है। सदर निम्बाहेड़ा थाने में ये तैनात था कांस्टेबल। 2 इनामी बदमाश को भी इसी के साथ में डिटेन किया गया है। वहीं पर इनामी बदमाश राजेंद्र गाडरी और अशोक विश्नोई को डिटेन किया है, जहां पर बात की जा रही थी 2 इनामी बदमाशों की। उनके ये नाम है और पुलिस अब इस आगे के मामले की जांच में जुट गई है, जहां पर अपराधियों का सहयोग करने पर कांस्टेबल को निलंबित किया गया है। और ये एक पहल, जहां पर किस प्रकार से अब पुलिस अधीक्षक राजेंद्र दुष्यंत ने आदेश जारी करते हुए और उचित न्याय किया है, जहां पर बदमाशों को भी हिरासत में लिया, उसके अलावा इनामी बदमाशों का साथ देने वाले कांस्टेबल को निलंबित किया गया है। तो अब देखिए चित्तौड़गढ़ से बड़ी जानकारी, जहां पर अपराधियों का सहयोग करने पर कांस्टेबल को निलंबित कर दिया गया है। उसकी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, जहां पर अब देखिए ये 2 वांछित अपराधी जो कि इनामी अपराधी थे और अपराधियों का सहयोग करने पर कांस्टेबल को निलंबित किया गया है। ये बड़ा एक्शन पुलिस अधीक्षक राजेंद्र दुष्यंत का, जिसको लेकर इन बदमाशों को भी डिटेन किया गया, उसके बाद गिरफ्तार कर लिया गया है और साथ ही साथ कांस्टेबल को निलंबित किया गया, जिसकी तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर, जहां पर ये 2 बदमाश हैं, दोनों को गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस आगे की मामले की जांच में जुट गई है। आखिर इनका साथ क्यों दिया गया, क्या कुछ इसके लालच में इस कांस्टेबल ने साथ दिया। श्रीगंगानगर के श्रीकरणपुर से बड़ी खबर, जहां पर आप देखिए करणपुर में खाकी पर लगे पैसे लेने के आरोप हैं। तो देखिए बाइक चोरी के संदेह में दोनों भाइयों को गिरफ्तार किया गया और पुलिस के द्वारा दोनों भाइयों से मारपीट करने का भी आरोप लगा है। एसएचओ, एएसआई सहित 6 अन्य कांस्टेबलों पर परिजनों ने आरोप लगाए हैं और साथ ही परिजनों ने एसपी विकास शर्मा के आगे न्याय की गुहार भी लगाई और एएसआई पर 10,000 रुपए की रिश्वत लेने का भी आरोप लगाया गया है। जहां पर आप देखिए श्रीगंगानगर के श्रीकरणपुर से ये बड़ी जानकारी, जहां पर देखिए करणपुर में खाकी पर पैसे लेने के आरोप लगाए हैं, परिजनों ने भी आरोप लगाए हैं। उसके अलावा बाइक चोरी के संदेह में दोनों भाइयों को गिरफ्तार किया गया था और गिरफ्तार करने के बाद परिजनों की तरफ से आरोप लगाए गए हैं। पुलिस के द्वारा दोनों भाइयों से मारपीट करने का भी परिजनों ने आरोप लगाया है। एसएचओ, एएसआई के साथ में 6 बाकी के कांस्टेबलों पर परिजनों ने ये आरोप लगाए हैं। साथ ही साथ परिजनों ने एसपी विकास शर्मा के आगे न्याय की गुहार लगाई है कि उनका कहना है कि हमारे बच्चों को गिरफ्तार किया गया है, उनके साथ मारपीट की गई है और ये दोनों लड़के भाई ही हैं, जिसको लेकर यहाँ पर खाकी पर पैसे लेने का भी आरोप है। उसके अलावा मारपीट करने का भी आरोप लगाया है। तो ऐसे में यहाँ पर एसपी के आगे गुहार लगाई है परिजनों ने। एएसआई पर 10,000 रुपए की रिश्वत लेने का भी आरोप परिजनों ने लगाया है। माता जी और मेरे भतीजे दोनों घर पे थे। भैया और भाभी, मेरे छोटे भैया वो घर पे नहीं था, वो रावड़े गया हुआ था। 2 कांस्टेबल आते हैं, आके कहते हैं कि आप थोड़ा काम है, हमारे साथ आओ। अब आधे घंटे बाद हमें ये डाउट हुआ, अभी ये क्यों, क्या, कहाँ ले गए हम। मैं थाने गया, मेरे साथ 2 आदमी गए, हमें मिलने नहीं दिया। बाद में पत्रकार मंजीत गया, उसको भी नहीं मिलने दिया। बाद में रणवीर राणा सीमा संदेश पत्रकार गया, तो उसे भी बच्चों को ना मिलाया, ना सीआई साहब ने किसी से बात करने दी और बोला सुबह बात करेंगे। जब सुबह हमें 10:30 बजे फ़ोन आया, भी आप आईडी लेकर पहुंच जाओ एसडीएम ऑफिस में। एसडीएम ऑफिस में पहुंचे तो ये बच्चों को लेके एएसआई शिवलाल आया और बच्चों को वहां पर पेश किया। तो एसडीएम साहब ने पूछा इन बच्चों को इतना क्यों मारा है, ये चल फिर नहीं सकते। तब हमें पता चला इतना बुरी तरह मारपीट की।
हरियंत हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। हरियंत, लगातार परिजनों की तरफ से आरोप लगाए गए हैं कि कैसे इन दोनों बच्चों के साथ मारपीट की गई है और पैसे लेने के भी कांस्टेबल पर आरोप लगाए हैं, उसके अलावा एएसआई पर भी आरोप लगाए हैं। आखिर क्या पूरा मामला है? बिल्कुल छवि, अगर बात की जाए तो खाकी की एक तरफ खाकी है जो देश की सुरक्षा के लिए हर टाइम तैनात रहती है, वहीं दूसरी तरफ खाकी का एक नया चेहरा है जो आज श्री करणपुर में देखने को मिला है, जहां पर परिजनों ने पैसे लेने का आरोप लगाया। ये जो मामला है पूरा ही शनिवार का बताया जा रहा है। शनिवार को दो भाइयों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया था और कोई बाइक संदेह के मामले में गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद इन्हें थाने लाया गया और शनिवार रात को बताया जा रहा है कि दोनों भाइयों के साथ पुलिसकर्मियों के द्वारा 6 कांस्टेबल थे उनके द्वारा मारपीट की गई। फिर परिजन भी पहुंचे, लेकिन परिजनों को अपने पुत्रों से ही, अपने परिवारजनों से ही नहीं मिलने दिया गया, जिसके बाद अगले दिन एक ऐसा ही है, उसका फोन आता है, वो 10,000 रुपए की मांग करता है, जिसके बाद परिजन है जो 10,000 रुपए को देते हैं। इसके अलावा एसएचओ, एएसआई सहित 6 कांस्टेबल पर परिजन है जो पैसे लेने का आरोप लगाते हैं, जिसके बाद परिजन है जो एसपी श्री गंगानगर पहुंचते हैं, विकास शर्मा को परिवाद देते हैं कि इस तरह से पुलिस है जो पैसे की मांग कर रही है, दोनों भाइयों के साथ मारपीट की गई है और उन्हें चोरी के मामले में फंसाना चाह रही थी। ऐसा कुछ मामला ही सामने आया था, जिसके बाद अब एसपी ने फिलहाल जांच के आदेश दिए हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आर्यन पूरी जानकारी के लिए। तो देखिए, एसपी के आगे परिजनों ने गुहार लगाई है न्याय की और उसके अलावा एसपी ने आदेश जारी कर दिए हैं कि पूरे मामले की जांच की जाए और ऐसे में अब जो आरोप लगाए गए हैं क्या वो निराधार हैं या फिर सत्य है, ये जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन परिजनों ने जो आरोप लगाए हैं, अब एसपी के आगे न्याय की गुहार लगाने के बाद एसपी ने अब आदेश जारी कर दिए हैं जांच के। आगे बढ़ते हैं, बीकानेर से खबर है। रेलवे स्टेशन के पास में अज्ञात व्यक्ति का शव मिला है। देखिए, स्टेशन के पास में स्थित घंटा घर के पास ये शव मिला है। तस्वीरें आप देखिए, जहां पर कोर्ट गेट थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पीबीएम अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। वहीं पर शव की अभी तक कोई पहचान नहीं हो पाई है कि आखिर ये किसका शव है, कौन व्यक्ति है। फिलहाल शव को पीबीएम अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। उसके बाद शव की शिनाख्त लगातार अब पुलिस की तरफ से की जा रही है। तो देखिए, बीकानेर के रेलवे स्टेशन के पास पे अज्ञात व्यक्ति का ये शव मिला है, जहां पर स्टेशन के पास में घंटा घर है, उसके पास में ये शव पाया गया है। आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी। उसके बाद कोर्ट गेट थाना की पुलिस मौके पर पहुंचती है और उसके बाद शव को पीबीएम के अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। फिलहाल अभी तक शव की कोई पहचान नहीं हो पाई है, लेकिन लगातार जांच में अब पुलिस जुट गई है। देखिए, अलवर शहर अरावली विहार थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए धोखाधड़ी के मामले में एक आरोपी को बापरदा गिरफ्तार किया है। एएसआई ओम प्रकाश ने बताया कि आरोपी अमित खैरतल का रहने वाला है। वहीं पर आरोपी ने 12 जनवरी 2023 को आरआर कॉलेज के पास में बुजुर्ग व्यक्ति के साथ 1.5 लाख रुपए की धोखाधड़ी की थी। इसके साथ ही 2 साथी पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिए और वहीं पर पुलिस ने बताया कि आरोपी पर चेन स्नेचिंग, धोखाधड़ी के साथ में कई आपराधिक मुकदमे भी दर्ज है। तो देखिए तस्वीरें, जहां पर अलवर शहर के अरावली विहार थाना पुलिस ने एक कार्रवाई को अंजाम दिया, जहां पर धोखाधड़ी के मामले में एक आरोपी को बापरदा गिरफ्तार किया है। वहीं पर एएसआई ओम प्रकाश ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी जो कि अमित है, खैरतल का रहने वाला है और इस आरोपी ने 12 जनवरी को आरआर कॉलेज के पास में बुजुर्ग व्यक्ति के साथ में 1.5 लाख रुपए की धोखाधड़ी की थी और इसके अलावा 2 साथी पुलिस ने पहले ही इसमें गिरफ्तार कर लिए थे और अब तीसरे को भी गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पर पुलिस ने आगे बताया कि आरोपी पर चेन स्नेचिंग, धोखाधड़ी के साथ में कई आपराधिक मुकदमे पहले से भी दर्ज हैं। इसने जनवरी 2023 के अंदर एक वृद्ध व्यक्ति को आरआर सर्किल के ऊपर लॉटरी का झांसा देकर ठगी की थी, करीब 1.5 लाख रुपए। इसके साथ 2 साथी और थे जो पहले गिरफ्तार हो चुके हैं। अधिक मुकदमे हैं, लॉटरी संबंधी मुकदमे हैं, इसके 5-6 मुकदमे हैं लॉटरी के झांसे देके। और ये वृद्ध महिला है, पुरुषों को। झालावाड़ के पिड़ावा में भीम आर्मी भारत एकता मिशन के कार्यालय पर लगे हुए पोस्टरों को अज्ञात लोगों ने फाड़ दिया। जी हां, इसके बाद में भीम आर्मी कार्यकर्ताओं में रोष व्याप्त है। वहीं पर कार्यकर्ताओं ने पोस्टरों को फाड़ने, ताला लगाने और कार्यालय में तोड़फोड़ का आरोप लगाया है। इधर घटनाक्रम की सूचना मिलते ही पिड़ावा थाना अधिकारी बजरंग लाल ने हालातों का जायजा लिया, जहां पर आप देखिए पोस्टर फाड़े गए हैं और ये झालावाड़ के पिड़ावा में भीम आर्मी
भारत एकता मिशन के कार्यालय पर लगे हुए पोस्टरों को कुछ अज्ञात लोगों ने फाड़ दिया और जिसके बाद में भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं में लगातार रोष व्याप्त दिखाई दिया, विरोध और भी बढ़ता हुआ दिखाई दिया और कार्यकर्ताओं ने पोस्टरों को फाड़ने, ताला तोड़कर कार्यालय में तोड़फोड़ का भी आरोप लगाया है। अज्ञात लोगों ने ये तोड़फोड़ की है और इधर जब घटनाक्रम की सूचना पुलिस को दी गई, पिड़ावा थाना पुलिस और उसके अलावा थानाधिकारी बजरंग लाल पहुंचे, उसके बाद हालातों का जायजा लिया और आगे की जांच जारी है। अनीश हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। अनीश, ये आखिर कैसे पोस्टर फड़े हुए पाए गए? पूरी जांच में अभी फिलहाल जांच तो जारी है। भीम आर्मी भारत एकता कार्यालय में आखिर कैसे ताले तोड़ने का भी आरोप लगाया गया है? जी बिल्कुल छवि, ये झालावाड़ जिले के जो पिड़ावा है उसके यहाँ पर मायाखेड़ी रोड पे इनका भीम आर्मी जो है इनका एक दफ्तर भी है और वहाँ से ये डेली इसमें अपनी जो भी गतिविधियां होती हैं, क्योंकि चुनाव नजदीक हैं तो अब इनका डेली आना जाना ये शुरू हो गया। और एक कार्यकर्ता पहले भी डेली यहाँ आता था और ऑफिस को खोलता था। आज जैसे ही इनका एक कार्यकर्ता वहाँ अपने दफ्तर में पहुंचता है तो वहाँ देखता है कि बाहर के ताले टूटे हुए हैं और जैसा कि इनका आरोप है कि ताले टूटे हुए हैं और अंदर भी काफी तोड़फोड़ कर रखी, कुर्सियां और जो इनके जो सामान थे वो फेंके हुए हैं। और इसके अलावा जो इनके जो महापुरुषों की जो इन्होंने पोस्टर लगा रखे थे, तस्वीर लगा रखे थे, इनका कहना है कि किसी असामाजिक शरारती तत्वों ने इनके पूरे वो पोस्टर फाड़ दिए, बैनर फाड़ दिए, जो तस्वीरें थी उनको भी फेंक दिया है और अंदर भी इसका गेट का भी ताला तोड़ के अंदर घुस गए और अंदर भी काफी इन्होंने तोड़फोड़ करी और सामान को सब अस्त व्यस्त कर दिया। तो इसको लेके इन कार्यकर्ताओं में काफी आक्रोश व्याप्त हो गया, काफी रोष हो गया था। सूचना पर पिड़ावा थाना अधिकारी मौके पर पहुंचे और उन्होंने पूरी स्थिति का जायजा लिया है। फिलहाल अभी इन्होंने रिपोर्ट दी है और पुलिस मामले की जांच में जुट गई है कि ये किन लोगों ने इसके साथ तोड़फोड़ करी है। संभवतः ऐसा माना जा रहा है कि शायद ये रात्रि को किया गया है, क्योंकि सवेरे जब इनका कार्यकर्ता वहाँ मौके पर पहुंचा और जैसे दफ्तर खोलने गया तो उसने देखा कि बाहर पोस्टर पड़े हुए हैं और अंदर बाहर के गेट का ताला भी टूटा हुआ, जैसा ये लोग बता रहे हैं। हालांकि पुलिस इन चीजों से मना कर रही है, लेकिन इनका कार्यकर्ताओं का कहना है कि इसमें पूरे पोस्टर फाड़ के, ताला भी तोड़ के और अंदर घुस के और काफी तोड़फोड़ की है उन्होंने। बहरहाल अभी पुलिस मौका मुआयना कर रही है, घटनास्थल का जायजा भी ले रही है और अब इसमें पुलिस क्या कदम उठाती है ये देखने वाली बात होगी। चलिए, बहुत शुक्रिया अनीश तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। तो आप देखिए, थानाधिकारी समेत जाब्ता मौके पर पहुंच चुके हैं। भीम आर्मी भारत एकता के कार्यालय में आखिर ताले किसने तोड़े हैं, ये पोस्टर किसने फाड़े हैं, इसकी जांच की जा रही है। खबर जयपुर से। यूनुस खान और अशोक परनामी पहुंचे हैं 13 सिविल लाइन। सब देखिए, वसुंधरा राजे के निवास पर पहुंचे हैं परनामी और यूनुस वसुंधरा राजे से गहन मंत्रणा कर रहे हैं। ये देखिए, राजनीति के लिहाज से जुड़ी बड़ी खबर, जहां पर आप देखिए करीब 1 घंटे से चल रही है सियासी मंत्रणा और एक तरफ भाजपा मुख्यालय में दिग्गजों की बैठक हो रही है और इधर राज्य के निवास पर अलग से ही बैठकों का दौर चल रहा है। देखिए, वसुंधरा राजे के निवास पर यूनुस खान और अशोक परनामी पहुंचे हैं, जहां पर उनके सिविल लाइंस के आवास पर पहुंचे हैं। उसके अलावा वसुंधरा राजे से मुलाकात वो कर रहे हैं और साथ ही गहन मंत्रणा की जा रही है। वसुंधरा राजे के आवास पर क्या कुछ बातचीत हो रही है, ये राजनीतिक लिहाज से भी देखी जा सकती है, क्योंकि आने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर अभी बीजेपी की आने वाली लिस्ट अभी भी बाकी है। 41 लिस्ट अभी जारी हो चुकी है, लेकिन उसके अलावा आगे की लिस्ट भी आने वाली है। दूसरी तरफ बीजेपी मुख्यालय में दिग्गजों की बैठक चल रही है। हमारे सहयोगी पिंटू सिंह जुड़ चुके हैं। पिंटू, एक तरफ वसुंधरा राजे के निवास पर गहन मंत्रणा की जा रही है, यूनुस खान और अशोक परनामी वहां पर पहुंचे हुए हैं और बीजेपी मुख्यालय में भी एक बैठक अलग से चल रही है। देखिए छवि, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के आवास पहुंचे हैं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी और पूर्व मंत्री यूनुस खान। दोनों ही वसुंधरा राजे के बेहद करीबी माने जाते हैं, कट्टर समर्थक माने जाते हैं। और क्योंकि जिस तरीके से क्योंकि विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों की घोषणा हो चुकी है 41 की, और वसुंधरा राजे जो पिछले 20 साल से राजस्थान में बीजेपी को अगवानी कर रही थी, बीजेपी की अगवा थी और इस पूरे चुनाव से कहीं ना कहीं पूरी तरीके से दूरी बनाई हुई है। तमाम परिवर्तन यात्रा की बात हो, तमाम जो कार्यक्रम हो रहे हैं, बीजेपी मुख्यालय में जो बैठकों का दौर होता है उसमें वो नजर नहीं आती है। और कहीं ना कहीं उनके जो समर्थक हैं, राजपाल सिंह शेखावत उनके समर्थक माने जाते हैं। उनका जो टिकट कटा उसके बाद में कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे के समर्थकों को ये बेचैनी है कि राज्य के समर्थकों को इस बार टिकट नहीं दिया जाएगा। कई जगह वसुंधरा राजे के समर्थकों के टिकट कटे हैं, चाहे वो अनिता सिंह गुर्जर की बात हो, राजपाल सिंह शेखावत की बात हो, विकास चौधरी की बात हो। अभी भी अब एक जोरों से इस बात की चर्चा है कि शहर के
खूब सारे ऐसे टिकट है, जयपुर शहर में किसी को भी टिकट नहीं मिलेगा, तो हो सकता है कि अशोक परनामी का भी टिकट काटा जाए। इन तमाम चीजों को लेकर एक बेचैनी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के समर्थकों के हैं और वसुंधरा राजे जिस तरीके से इस पूरे चुनावी सिनेरियो से कहीं ना कहीं दूर है, इस बात को लेकर कहीं ना कहीं कई प्रकार के मायने भी निकाले जा रहे हैं। और अब तमाम जो ऐसे नेता हैं वसुंधरा राजे के, वो लगातार वसुंधरा राजे से चर्चा कर रहे हैं आगामी रणनीति को भी लेकर कि क्या टिकट नहीं मिला तो चुनाव लड़ना है, पार्टी के साथ रहना, अलग अलग तरीके की चीजें हैं। लेकिन एक तरफ बीजेपी मुख्यालय में कोर ग्रुप के जो प्रमुख नेता हैं वो यहाँ पर चुनावी मंत्रणा कर रहे हैं, दूसरी तरफ वसुंधरा राजे के जो समर्थक है वो वहां पर मीटिंगें चल रही है। ये कई सियासी मायनों में कई तरीके से अलग है और कई अलग अलग इस बात के संकेत दे रहे हैं कि बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है और वसुंधरा राजे के समर्थकों में एक बेचैनी जरूर है। जब से पहली लिस्ट आई है और कई कद्दावरों के टिकट कटे, नरपत सिंह राजवी भी कई बार वसुंधरा राजे का समर्थन करते रहे हैं पिछले 5 सालों में, उनका टिकट काटा गया। उसके बाद में कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे के समर्थकों में बेचैनी है और ये मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है कि यूनुस खान और अशोक परनामी दोनों ही वसुंधरा राजे के राइट हैंड माने जाते हैं। और अब अगली जो लिस्ट होगी उसके बाद में कहीं ना कहीं बीजेपी में कुछ और चीजें देखने को मिलेगी। कहीं ना कहीं अगर जो ऐसे बड़े चेहरे हैं वसुंधरा राजे के, अगर उनको टिकट नहीं मिलता है तो एक नई रणनीति पर बीजेपी में कुछ अलग देखने को मिलेगा। इस बात के लेकर सियासी गलियारों में चर्चा है और प्रदेश नेतृत्व भी इसके पैरेलल तमाम चीजों को लेकर चल रहा है। फिलहाल एक तरफ वसुंधरा राजे के लोग पहुंचे, दूसरी तरफ ये बैठक चल रही है, लेकिन इस मुलाकात के कई सियासी मायने जरूर निकाले जा रहे हैं। जी पिंटू, जब बैठकों का दौर जारी है, जिस प्रकार से बैठकें ली जा रही है, देखिए पिंटू से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप देखिए यूनुस खान और अशोक परनामी से मिले हैं और वसुंधरा राजे से मुलाकात हुई है, गहन मंत्रणा चल रही है और काफी देर तक ये मंत्रणा जारी है। वसुंधरा राजे और अशोक परनामी, यूनुस खान के बीच में राजे के निवास पर अलग से बैठकों का दौर जारी है। करीब 1 घंटे से सियासी मंत्रणा चल रही है। वहीं पर आप देखिए दूसरी तरफ बीजेपी मुख्यालय में दिग्गजों की बैठकें हो रही हैं, प्रदेश के बड़े नेता इस बैठक में मौजूद है। लेकिन वहीं पर दूसरी तस्वीर अब भी आप देखें, वसुंधरा राजे के समर्थक जो विधायक है, मंत्री हैं पूर्व, वो भी अब टेंशन में आ गए हैं, चूंकि बीजेपी इस बार अलग फॉर्मूले से विधानसभा चुनावों में उतर रही है, जहां पर आप देखिए कई कद्दावर नेताओं के टिकट कटे हैं, उसके बजाय यहां पर और भी लोगों को मौका दिया जा रहा है, जिसके तहत ये तस्वीरें एक अनोखी रूप में आप देख सकते हैं सियासी हलकों में चर्चा का विषय ये मुलाकात बन रही है। खबर सांचौर से है। सांसद देवजी पटेल को धमकी मिली है। जी हां, देखिए 2 बार फोन कॉल के माध्यम से धमकी पाई गई है और बुधवार की सुबह देवजी पटेल पर जानलेवा हमला हुआ था। आप देखिए कि कल बुधवार की रात में 10:16 पर फोन की धमकी मिली और उसके बाद जान से मारने की भी धमकी दी गई थी। सांचौर से बीजेपी प्रत्याशी हैं देवजी पटेल। अब देखिए लगातार किस प्रकार से राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने ही जा रहे हैं, तारीख बड़ी नजदीक है, लेकिन ऐसे में अब ऐसी तस्वीरें देखने को मिल रही है जहां पर आप देखिए कि बीजेपी की जब से पहली सूची आई है उसके बाद से जो सांसद है जिन्हें उतारा गया है उन पर एक तरह से यहां पर सियासी बवंडर के अलावा और भी परेशानियां सामने दिख रही हैं। वहीं पर सांचौर में सांसद देवजी पटेल को धमकी मिली और 2 बार फोन कॉल के जरिए ये धमकी उनको दी गई है और कल सुबह ही देवजी पटेल पर जानलेवा हमला किया गया था और उनकी गाड़ी पर भी यहाँ देख सकते हैं आप, कई कार्यकर्ताओं ने हमला किया था। उसके अलावा कई लोगों ने काले झंडे भी दिखाए थे। अब इधर देखिए बुधवार की रात में, यानी कल की जो रात थी 10:16 पर, आपको याद होगा कि फोन की धमकी मिली थी। उसके अलावा जान से मारने की उनको फोन पर धमकी दी गई थी और सांचौर से बीजेपी प्रत्याशी हैं देवजी पटेल, जिसको लेकर अब देखिए कि कैसे अब धमकियों का सिलसिला उनके पास शुरू हो गया है। फोन कॉल्स आ रहे हैं जिससे परेशानियां भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि इसको लेकर के लगातार अब जांच भी की जाएगी, सूचना भी दी गई है, लेकिन ऐसे में ये धमकियां आना अभी अच्छी बात नहीं है। जहां पर आप देखिए सियासी हलकों में किस प्रकार से बीजेपी प्रत्याशी के रूप में उतारा है सांचौर से देवजी पटेल को, लेकिन आप देखिए किस प्रकार की तस्वीरें सामने आ रही हैं। जहां पर सांचौर से बीजेपी प्रत्याशी के रूप में देवजी पटेल हैं, वहीं पर उन्हें फोन पर धमकी मिली है, वो भी जान से मारने की। उससे पहले उन पर हमला भी किया जा चुका है।
तो देखिए 2 बार फोन कॉल के माध्यम से धमकी दी गई है और ये धमकियां देने के बाद आखिर ये धमकी किसने दी है, क्या कुछ तरीके से फोन आए हैं, क्योंकि यहाँ पर जांच तो बिल्कुल की जाएगी, लेकिन उससे पहले आप देखिए कि कैसे उन पर हमला किया गया था। 2 बार फोन कॉल के माध्यम से धमकी मिली है। आप देखिए कि एक बार कितनी हिम्मत हुई है यहाँ पर फोन कॉल लगाने की सांसद देवजी पटेल को, जहां पर आप देखिए कि कौन अज्ञात लोग थे जिन्होंने कॉल किए हैं या फिर और कोई रोष व्याप्त है लोगों पे, जिसको लेकर फोन कॉल आए हैं देवजी पटेल को, जिसको लेकर आप देखिए कि कैसे सांसद देवजी पटेल को धमकी दी गई। फोन कॉल के माध्यम से यहाँ पर कॉल लगाया गया उनको और उसके बाद उन्हें धमकियां दी गई हैं फोन के जरिए से, जहां पर बुधवार की सुबह उन पर हमला हुआ था देवजी पटेल पर और बुधवार की रात में 10:16 पर ये कॉल आता है और कॉल आने के बाद भी उनको ये धमकियां मिलती है, वो भी जान से मारने की। अब देखिए उनकी जान को खतरा है, इसको लेकर के अब 2 बार जब कॉल आता है इस प्रकार का अंदेशा जताया जा रहा है कि सांसद देवजी पटेल पर यहाँ पर हमला किया जा सकता है। तो देखिए इस प्रकार के अंदेशे बन रहे हैं, जिसको लेकर अब बुधवार की सुबह भी उन पर हमला किया गया था, जानलेवा हमला इसे कहेंगे। और उसके बाद में रात में उनको फोन कॉल्स आना, 2 बार कॉल आना, धमकी देना, क्योंकि अब बीजेपी प्रत्याशी के रूप में देवजी पटेल को उतारा गया है तो चुनावी मैदान में वो उतरे हैं, तो ऐसे में उनके कई विरोधी भी अब खुलकर सामने आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, बीजेपी प्रदेश कार्यालय से रोचक तस्वीर सामने आई है। जी हां, चुनावी बैठकों के चलते नेताओं की जिंदगी व्यस्त हो गई है। श्राद्ध में भी घर पर वक्त नहीं दे पा रहे हैं नेता, तो पूर्वजों का श्राद्ध निकालने का समय भी नहीं है नेताओं के पास में। राजेंद्र राठौड़ का पोता विश्वराज सिंह राठौड़ पहुंचे हैं प्रदेश के कार्यालय। भोग के लिए जाने वाले भोजन को लेकर पहुंचा पोता, तो बैठक से निकलकर राजेंद्र राठौड़ ने भोग को लगाया हाथ और हाथ लगाने के बाद में गाय को भोज तो ब्राह्मण को खाना खिलाया। तो देखिए यहाँ पर चूंकि श्राद्ध पक्ष का ये समय है और इसको लेकर के अब चूंकि सभी परिवारों में ये श्राद्ध मनाया जाता है अपने पूर्वजों को लेकर, जिसमें अब देखिए बीजेपी प्रदेश कार्यालय से एक अनोखी तस्वीर आज सामने देखने को मिली है, जहां पर आप देखिए बीजेपी की बैठक चल रही है बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय में। वहां पर सभी नेता मौजूद हैं, लेकिन इसी बीच में श्राद्ध में भी घर पर वो वक्त नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि बैठकों का दौर जारी है। इस समय बैठक में रहना भी सबसे बेहद जरूरी है और उसके बाद में अब देखिए कि लगातार ऐसे परिवारों में प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं, देखने को मिल रही हैं, लेकिन इसी बीच में दोनों चीजों को मैनेज कैसे किया जा रहा है उसकी तस्वीर आज देखने को मिली। राजेंद्र राठौड़ का पोता विश्वराज सिंह राठौड़ बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में पहुंचते हैं, वहां पर भोग के लिए ले जाए जाने वाले भोजन को लेकर वो पहुंचते हैं। उसके बाद बैठक से निकलकर राजेंद्र राठौड़ ने उस भोग को हाथ लगाया और हाथ लगाने के बाद में गाय को और भोजन खिलाया और ब्राह्मण को खाना खिलाया। बड़ी खबर का रुख करते हैं, जयपुर से बड़ी खबर है। जी हां, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ का बयान सामने आया है। महिलाओं को टिकट देने के सवाल पर बोले हैं राजेंद्र राठौड़, पिछले चुनावों की तुलना में ज्यादा टिकटें मिलेंगी और इस बार महिलाओं को ज्यादा सीट देने की संभावनाएं है और पहली लिस्ट में हारने वाली सीटों पर प्रत्याशी घोषित हैं। तो देखिए पहली लिस्ट में 86% सीटों पर जीत होगी और अब टक्कर वाली सीटों पर उम्मीदवार घोषित होंगे, जहां पर मजबूत सीटों पर भी जल्द ही सूची आएगी। वहीं पर टिकट कटने पर नेताओं की नाराजगी पर राठौड़ ने कहा कि 3 दिन पहले जो टेम्परेचर था वो आज नहीं है, वहीं पर आज जो टेम्परेचर है वो 3 दिन बाद नहीं होगा। तो देखिए राजेंद्र राठौड़ का ये बयान अपने आप में सबसे महत्वपूर्ण है, जहां पर देखिए नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने बयान दिया है और उनका ये बयान क्या है आपको विस्तार से बता रहे हैं। महिलाओं को टिकट देने के सवाल पर उन्होंने कहा कि पिछले चुनावों की तुलना में तो इस बार महिलाओं को ज्यादा टिकटें दी जाएंगी और ज्यादा यहाँ पर महिला उम्मीदवार आपको दिखाई देगी। उसके अलावा इस बार महिलाओं को ज्यादा सीट देने की संभावनाएं हैं। यहाँ पर उन्होंने महिलाओं को लेकर भी बात की। आपको याद होगा महिला शक्ति वंदन बिल जिस प्रकार से पास किया गया, उसके बाद पीएम मोदी की जयपुर में जो रैली थी उसमें महिलाओं की जो भारी तादाद आपने देखी,
सभी जिम्मेदारी महिलाओं को सौंपी गई थी और उसको देखते हुए इस बार देखिए महिलाओं को ज्यादा सीट देने पर सवाल कई खड़े हो रहे थे कि क्या इस बार महिलाओं को ज्यादा सीटें बीजेपी देगी, और उसको लेकर भी उन्होंने कहा। उसके अलावा पहली लिस्ट में हारने वालों की सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए जाएंगे और पहली लिस्ट में 85% सीटों पर ज्यादा जीत होगी और अब टक्कर वाली सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए जाएंगे। मजबूती से हम डबल इंजन की सरकार बनाएंगे। उसके अलावा उन्होंने कहा कि अभी जो टेम्परेचर चल रहा है वो 3 दिन के बाद नहीं होगा और आज जो होगा वो 3 दिन पहले। देखिए तो इस प्रकार के बयान सामने आए हैं नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के। खबर जयपुर से, बीजेपी के जन आकांक्षा रथों के थमे पहिए अब देखिए चुनाव आयोग की स्वीकृति के बाद फिर ये रवाना होंगे। वहीं पर चुनाव आयोग से मांगी गई है रथों के संचालन की मंजूरी। जी हां, हालांकि आयोग से अब तक स्वीकृति इसकी नहीं मिल पाई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रथों को रवाना किया था और 4 अक्टूबर को बिरला ऑडिटोरियम से इसे रवाना किया गया था। और जन आकांक्षा रथ, आपको याद होगा कि 4 अक्टूबर को जेपी नड्डा आए थे, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और बिरला ऑडिटोरियम में सबसे पहले जब वो जयपुर पधारे थे तो मोती डूंगरी गणेश मंदिर गए थे, वहां पर दर्शन के, झोंक दी और उसके बाद सीधे बिरला ऑडिटोरियम गए जहां पर भव्य रूप से उनका स्वागत किया गया था और जन आकांक्षा रथ को रवाना किया था हरी झंडी दिखा करके। तो अब देखिए कि चुनाव आयोग से अब जिस प्रकार के आदेश सामने आए हैं उसके बाद में रथ के पहिए थम गए हैं, लेकिन एक बार फिर से स्वीकृति की मंजूरी मांगी गई है, लेकिन अभी तक मंजूरी चुनाव आयोग की तरफ से नहीं मिल पाई है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। अपने लिए समाचार